इसकी बात करेंगे जैविक खेती का महत्व। महत्व का मतलब आगे जाके जैविक खेती से अपने को क्या फायदा है, उसे क्या कहेंगे, महत्व। और जैविक खेती से अपने को क्या फायदा है, वो बताओगे? जैविक खेती से सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा था? जितना हम रसायन डाल रहे हैं उससे क्या खराब हो रही है, मृदा खराब हो रही है। तो पहला नुकसान क्या था, मृदा का नुकसान। और मृदा में नुकसान क्या होगा, मृदा कम तो होगी नहीं, उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, आगे भविष्य में उत्पादन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पहला महत्व क्या हो उसका, कि मृदा का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसका, सॉरी इंपोर्टेंस क्या हुआ, मृदा का टिकाऊपन। टिकाऊपन जानते हो किसे कहते हैं, बताओगे टिकाऊपन किसे कहते हैं? लगातार उत्पादन देने की क्षमता क्या कहलाती है, टिकाऊपन। हमें लिखना क्या है, लगातार अधिक उर्वरकों का प्रयोग से, रसायनों के प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। ऐसे लगातार होने से भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो सकती है। पहले लिख लो तुम, बाद में पढ़ लेना। तो पुराना कल खाया हुआ याद नहीं था, तो मैं पहले लिखना रहता है। भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अब बंजर नहीं हो, अरे ठेकेदार रुक जा, भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अब बंजर नहीं हो, इसके लिए क्या करें, यदि जैविक खेती अपनाकर कौन से उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैविक उत्पादों का प्रयोग किया जाए तो मृदा का उपजाऊपन और टिकाऊपन बना रहता है। मतलब मृदा में पोषक तत्वों की संख्या भी रहेगी और भविष्य में लंबे समय तक हम खेती करने के लिए मृदा को उपयोग भी कर सकते हैं। तो लंबे समय तक काम में लेंगे उसे क्या कहेंगे, टिकाऊपन। और पोषक तत्वों की मात्रा है तो उसे क्या कह दोगे, उपजाऊपन। तो जैविक खेती का जो पहला उद्देश्य है, तो जो महत्व है वो क्या है, मृदा का टिकाऊपन। दूसरा उद्देश्य क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, दूसरा महत्व क्या, क्या बढ़ेगा इससे। एक तो टिकाऊपन बढ़ गया, उर्वरा शक्ति बढ़ गई, और क्या हो सकता है इसमें, बताओ? उत्पादों की गुणवत्ता। अगर हम खाद डालते हैं या हम कहते हैं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो जो उत्पाद होगा या जो उत्पादन मिलेगा अपने को, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी मिलेगा, उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, कम। क्योंकि उनमें किसका प्रभाव आएगा, रसायनों का प्रभाव आएगा, तो गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम। अगर रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो गुणवत्ता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। रसायनों के प्रयोग से उनका
हानिकारक प्रभाव फसल उत्पादों में निहित होता है तथा उत्पादों की गुणवत्ता निम्न होती है। उत्पादन गुणवत्ता क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। अगर हम जैविक खेती अपनाते हैं, जैविक खेती में उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है। हम जैविक खेती करेंगे, रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उत्पादों की गुणवत्ता खराब नहीं होगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। रसायन करेंगे तो रसायनों का प्रभाव किस पर आएगा? फसल पर आएगा, और फसल पर आएगा तो गुणवत्ता क्या हो रही है? तो तीसरा फायदा क्या है जैविक खेती से? क्या मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। मैं लिख रहा हूं सीधा, जैविक उत्पाद अधिक गुणवत्ता युक्त होने के कारण मानव के लिए रासायनिक उत्पादों की तुलना में अधिक लाभदायक है। लिखो एक बार।
लिख लिया। लिख लिया आपको सबने। देखो पहला हमने पढ़ा मृदा में टिकाऊपन। टिकाऊपन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा पढ़ा उत्पादों की गुणवत्ता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर जैविक उत्पाद रहेंगे तो अच्छा महंगा होगा, उत्पादन अच्छा रहेगा, गुणवत्ता भी ज्यादा रहेगी। अगर रासायनिक उत्पाद की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये लाभकारी है। तभी आजकल जो ज्यादा पैसेवार लोग कौन से उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं? जैविक उत्पादों को। चौथा है फसल की लागत में कमी। क्या इससे फसल में जो खर्चा हो रहा है वो कम हो रहा है? कैसे? अगर हम गोबरी खाद का प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो अपने को बाहर से उनको खरीदना नहीं पड़ेगा, और खरीदना नहीं पड़ेगा तो महंगा भी नहीं। खेती में रसायनों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जिससे किसान आर्थिक रूप से क्या होगा? मजबूत होगा। अपना पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा नहीं खर्च होगा तो बड़े पास पैसा बचेगा, बचेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इससे क्या लाभ है? क्या पशु पर प्रभाव पड़ेगा? पशुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? क्यों बढ़ेगी? बताओगे? पशुओं की संख्या क्यों बढ़ेगी? जैविक खेती में उपयोग में आने वाले उत्पादों के लिए पशुओं की आवश्यकता होगी। पशुओं की आवश्यकता किसके लिए होगी? किसके लिए होगी? गोबर मूत्र से, जिससे पशु संपदा में वृद्धि होगी। अब पशुओं की संख्या बढ़ रही है, इससे और क्या फायदे हैं? गोबर मूत्र तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसके अलावा दूध भी मिलेगा। और अगर मान लो पशुओं की संख्या कम है, लोग दूध पिएंगे तो केमिकल वाला दूध बढ़ेगा। और पशुओं की संख्या पहले से ज्यादा है
तो जो रासायनिक दूध आता है उससे भी क्या मिल जाएगा, निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। लिखा जाए तीनों। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायी, फसल की लागत में कमी, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी। लिखिए। आगे चलेंगे तो अब ये काम तो हो गया, कोई बात नहीं।
इससे और क्या फायदा हो सकता है अपने को? क्या वातावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मरेंगे तो वातावरण में दुर्गंध होगी, वातावरण दूषित होगा। अगर हम जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो वातावरण में क्या बन जाएगी? क्या रहेगी? वातावरण में शुद्धता। रसायनों के अधिक प्रयोग से मृदा, वातावरण पर दूषित प्रभाव पड़ता है। जैविक खेती अपनाने से सूक्ष्म जीवों और वो भी कौन से लाभदायक में वृद्धि होगी तथा वातावरण क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। चलो ये तो बात हो गई इसकी वातावरण की। और क्या प्रभाव पड़ेगा भी इससे बताओगे? मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता। अगर आपको पता हो तो मृदा के लिए या पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 पोषक तत्व आवश्यक है। कितने आवश्यक है? 17। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और मैग्नीज। कितने हो गए? 17। कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? 17। अगर हम उपयोग करते हैं उर्वरकों का, जैसे हम यूरिया देंगे, क्या देंगे? यूरिया। तो यूरिया में कितने तत्व होते हैं? 1। सिर्फ कौन सा? कितने की कमी हो गई? 16 की। डीएपी देंगे तो कितने मिलेंगे? सिर्फ 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस। कितने की कमी रही? 15 की। अगर हम रसायनों की बात करते हैं, रसायनों से 1 या 2 ही पोषक उपलब्ध होते हैं। रासायनिक खाद या उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में केवल 1 या 2 पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, जबकि कार्बनिक कहते हैं या जैविक खादों के प्रयोग से मृदा में सभी 17 आवश्यक पादप पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। अगर 17 किस तरह बढ़ेंगे तो मृदा की उर्वरता अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और क्या फायदा हो सकता है भाई इससे? और क्या फायदा हो सकता है? फसल या उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी। हम अगर सामान्य गेहूं बेचते हैं तो लगभग 2000-3000 से क्विंटल लगेगा।
अगर हम उत्पाद की बात करें ऑर्गेनिक कार्बनिक गेहूं बेचेंगे तो उसमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि उत्पादन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन उत्पाद जो मूल्य है वो भी क्या होता है, बढ़ोतरी। मैं सीधा सीधा सिंपल सी बात करूं तो मैं लिख देता हूं, जैविक उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में 10 से 30% अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। कुछ के 10% के, कुछ में 30% मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। लिख लो तीनों।
लिख लिया। ये तो बात है किसकी, जैविक खेती का महत्व। महत्व का मतलब है हमें इससे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। हमें इनसे लाभ मिल रहे थे, वातावरण शुद्ध हो रहा था, मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ये, मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं, मृदा की उर्वरता भी क्या हो रही है, लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल के मूल्य में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये सब इसके क्या थे, महत्व थे। अब हम बात करेंगे भारत में जैविक खेती का भविष्य। भारत में जैविक खेती का भविष्य क्या लगता है, कैसा होगा? अच्छा है, कम है या सामान्य है? मैं लिख रहा हूं विकसित देशों की तुलना में। विकसित देश कौन से हैं अभी? अमेरिका, जापान, रूस, चीन, ये विकसित देश है। विकसित क्यों है? क्योंकि उनको जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी की सारी खुद बनाते हैं, तो इसलिए क्या है ये विकसित। किसी भी सामान्य चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, या दैनिक आवश्यकता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो उसे क्या कर दिया हमने, विकसित। भारत कौन सा देश है? विकासशील, डेवलपिंग है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि विकसित हो जाए, लेकिन समय लगेगा। विकसित देशों की तुलना में भारत में जैविक खेती का भविष्य उज्जवल है, मतलब अच्छा है उनकी तुलना में। अगर हम गरीब देशों की तुलना करेंगे तो उनके पास तुलना के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो बात हो गई भविष्य अच्छा है। क्या कारण है कि भविष्य अच्छा है? कोई तो रीजन होगा। मैं सीधा सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं कारण। क्या कारण है कि भविष्य अच्छा है? पहला कारण यह है कि हम जो रसायनों का प्रयोग करते हैं विकसित देशों की तुलना में बहुत कम करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी का कम प्रयोग। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, कौन से बड़े? विकसित देशों से। सर्वाधिक उपयोग तो जापान करता है, सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? जापान। तो हम लिखें कि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम उपयोग करते हैं। अब रसायनों का उपयोग कम करेंगे तो रसायनों को छोड़ने में क्या आएगी, समस्या नहीं, जल्दी छोड़ पाएंगे। भारतीय कृषि में आधुनिक कृषि पद्धति होते हुए भी प्रति हेक्टेयर रसायनों का प्रयोग बहुत कम है। इसलिए जैविक खेती अपनाना क्या हो गया है, आसान है। अगर हम गुटखा ही नहीं खाते हैं तो छोड़ने में क्या दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या सुझाव भी, और क्यों हम जैविक खेती मजबूती से कर सकते हैं? अपने यहाँ पशुओं की संख्या पूरे विश्व से क्या है, ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश कौन सा है? और जैविक खेती किस पर डिपेंड करती है? पशुओं की संख्या पर। तो दूसरा रीजन क्या है,
पशुधन की अधिकता। ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल से ही विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश भारत है। वर्तमान में भी भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इसलिए पशु उत्पादों की मात्रा भी क्या है, अधिक है, जो जैविक खेती के लिए आवश्यक है। जो चीज जैविक खेती के लिए चाहिए वो अपने पास पहले से अवेलेबल है। अवेलेबल रहेगी, उपलब्ध रहेगी, तो खेती भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। लिखो दोनों। हम रसायनों का प्रयोग कम करते हैं और पशुओं की संख्या अधिक है, इसलिए जैविक उत्पादों में बड़ी समस्या नहीं होगी।
लिख लिया। लिख लिया। पहला भविष्य क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्र में क्या है, रसायनों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। दूसरा पशुओं की अधिकता है। तीसरा अवशिष्ट पदार्थों की अधिक उपलब्धता। अधिक उपलब्धता का मतलब क्या है, ज्यादा पशुओं को गोबरी खाद भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी गोबरी खाद उपलब्ध होगी, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 280 मिलियन टन FIM का मतलब क्या होता है, गोबर की खाद। लगभग 270 टन फसल अवशेष और 6573 मिलियन टन कूड़ा करकट। कूड़ा करकट हो जो शहरों से कचरा वेस्ट निकलता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, वो कूड़ा करकट उपलब्ध है, जो जैविक खाद के रूप में उपयोग लिया जाता है। तीसरी संभावना क्यों पड़ी है कि हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ क्या है, ज्यादा है। लोग ज्यादा है तो कचरा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चौथी जैविक खेती में बढ़ोतरी क्यों है, बताओगे। और क्या हो सकता है, जैविक खेती क्यों फायदेमंद है, फायदेमंद क्या है, बढ़ोतरी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ जो है जैविक उत्पादों को सर्टिफाइड प्रमाणीकरण संस्था की उपलब्धता है। जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थाएं, जैविक उत्पाद को बताने वाले लोग हैं यहां पर। और ये कहानी शुरू कब हुई थी भी, भारत में 2004 में। कौन साल में, 2004 में। 4 जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थाओं की शुरुआत की। सबसे पहले 2004 में जो है 4 संस्थाएं थी जो जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण देती थी। वो कौन कौन सी थी, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड और चौथा था अपेडा। ये नई दिल्ली में, ये 4 प्रमाणीकरण संस्थान थी जो जैविक उत्पादों को क्या करती थी,
प्रमाणीकरण करते थे। अब इनकी संभावना ज्यादा थी, तो उत्पादों की संभावना क्या है, ज्यादा है। 2-3 चीजें लिखता हूं। भारत का पहला पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम में पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है, रसायनों का प्रयोग नहीं करते। ये बात हो गई जैव उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थानों की। और 5वां जो नाम आता है वो जैविक उत्पादों के लिए अलग से क्या है, बाजार। ये तो सभी देशों में है। भारत में जैविक उत्पाद निर्यात हेतु अलग बाजार है। लिखो। लिख लिया। अब ये बात हमने 2 चीजें पढ़ी है। 2 चीजें कौन सी पढ़ी? एक तो पढ़ा हमने जैविक खेती का महत्व है कि जैविक खेती से अपने को क्या क्या मिल रहा है, और दूसरा पढ़ रहे जैविक खेती का भविष्य। भविष्य का मतलब क्यों ज्यादा प्रॉफिट में है या ज्यादा संभावनाएं क्यों है? संभावना ज्यादा होने का कारण क्या है कि अपने पास खरीदार ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो ऑर्गेनिक उत्पाद को कंज्यूम करेगा। दूसरा, अपने पास अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण करने वाले संस्थान है, पशुओं की संख्या या पशुधन की संख्या क्या है, अधिक है, और हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में रसायनों का प्रयोग भी क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरे देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। कितना ग्राम?
500 ग्राम, जबकि जापान ये काम 12 किलो में कर रहा है। कितने में कर रहा है? 12 किलोग्राम। अपन कितना कर रहे हैं? 500। लगभग 12 गुना ने 24 गुना ज्यादा उपयोग करता है वो अपने से। अगर हम उर्वरकों की बात करें तो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि जापान कितना करता है? 300 किलोग्राम। तो अपने यहाँ संभावना क्या है? अधिक हो गई। किसकी तुलना में? विकसित देशों में। सर्वाधिक जापान ही करता उपयोग। और अपने यहाँ की बात करें, भारत में सर्वाधिक कीटनाशक, सर्वाधिक रसायनों का प्रयोग कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक रसायनों का प्रयोग करने वाला राज्य पंजाब। उत्पादन ज्यादा है, खेती ज्यादा होती है, तो रसायनों का प्रयोग भी क्या करेगा? ज्यादा। अगर मैं छोटे क्षेत्र की बात करूं कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा कौन उपयोग करता है, तो पांडिचेरी। कौन करता है? पांडिचेरी तमिलनाडु। छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल कम है, इसलिए उपयोग तो कम करता है। लेकिन हम थोड़ी दूर की बात करें तो उसका उपयोग प्रति हेक्टेयर की मात्रा में क्या है? अधिक है। सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर रसायन खपत कहां की है? पांडिचेरी। और राज्य की बात करें सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? पंजाब। राजस्थान में तो आता वैसे सूखा पड़ा है तो समस्या नहीं। ये बात तो किसकी? जैविक खेती। क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी योजनाएं थी, बहुत सारा सिस्टम था। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे भाई जैविक खेती के लिए? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवांश खाद्य। पहले तो बता दूं कि जीवांश खाद्य कितने प्रकार की होती है, या कार्बनिक खाद्य कितने भागों में बांट रखा है हमने? ये 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक स्थूल और दूसरी सांद्रित। कौन कौन सी हो सकती है? स्थूल और सांद्रित। अब जैविक खाद की बात कर रहे हैं हम, कार्बनिक खादों की बात कर रहे हैं, मतलब बनती तो किससे होगी ये? या तो पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, या पेड़ पौधों से। रसायनों का काम नहीं है। अब गोबरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, खलियां है, बहुत सारी है। अगर ऐसे कोई भी जीवांश खाद, कौन सी खाद की बात कर रहा हूं मैं? जीवांश खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या हो? अधिक हो, और पोषक तत्व क्या हो? कम। जैसे पोषक तत्व, जैसे गोबरी खाद है, गोबर में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है और पोषक तत्व मिल रहे 0.5%, 0.2%, तो पोषक तत्व क्या हो गए? कम। तो उससे क्या कर दोगे? स्थूल। और सांद्रित किसे कहोगे भाई? बताओगे? सांद्रित किसे कहोगे? जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो क्या हो? कम हो, और पोषक तत्व क्या हो? अधिक। जीवांश खाद जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम और पोषक तत्व अधिक, तो उसे क्या कर दोगे? सांद्रित। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। पहला कौन सा हो गया? FYM। FYM को क्या कहोगे? फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। दूसरा कंपोस्ट। तीसरा वर्मी कंपोस्ट। चौथा हरी खाद। ये तो क्या है? स्थूल। सांद्रित कौन सा होगा फिर? हड्डी चूर्ण। पशुओं की हड्डियों का जो चूरा होता है उसमें फास्फोरस ज्यादा होता है, कार्बन बहुत कम होता है, तो उसमें कार्बन पदार्थ कम हो जाएगा, पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? खलियां। खलियां जानते हो किसे कहते हैं? तिलहन फसल, तिल है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन, इनसे तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे क्या कहते हैं? खलियां कहते हैं। ये तो बात होगी इसकी जीवांश खादों, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जीवांश खादों के बाद हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा?
क्या पढ़ेंगे भाई? जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। ऐसा उर्वरक जो किससे तैयार होता है? जीवों से। मतलब कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव जंतु जो पौधों में या मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा दे, वो क्या कहलाता है? जैव उर्वरक। जैसे दो तीन बता दूं आपको। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन वाले कौन से होते हैं? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एजोला, ब्लू ग्रीन एली, नीले हरे सेवाल, बीजीए। फिर पढ़ेंगे हम कौन सी? फास्फोरस वाले और पोटेशियम। इसमें आएगा पीएसबी कल्चर, पीएसबी, पीएसएम, और इसमें आ जाएगा पोटेशियम, गोलक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या है? जीवांश खाद्य। क्या है? जीवांश खाद्य। जीवांश खाद्यों का मतलब जो जीव जंतुओं से तैयार होती है और उसका उपयोग किसमें करते हैं हम? जैविक खेती में। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, हड्डी का चूर्ण, खलियां, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एस्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजोला, बीजीए, फास्फोसोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोसोलुलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोटेशियम घोलने वाले जीवाणु। ये सब क्या है? जीवांश खाद्य। तो हमने कार्बनिक खेती तो पढ़ ली, लेकिन कार्बनिक खेती में जिसका उपयोग करना है वो सब क्या है? जीवांश खाद्य। कल से हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? जीवांश खाद्य। ये का यही चैप्टर जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मिलेगा। मतलब क्या है कि हम जब रसायन पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, उसमें भी यही वाला चैप्टर है। तो ये यहाँ पढ़ोगे तो सही, वहां पढ़ोगे तो सही। पढ़ना पड़ेगा दोनों जगह ही। लिख लो।